आज का न्यूज़पेपर Jan 2 2024। इसकी जो आज का हमारा मेन टॉपिक है जो कि लॉ से रिलेटेड है, लीगल क्वेश्चंस हैं, वो हम करते हैं जी। और वो जो हमने शेयर किया ग्रुप में वो है जी SC टू सेटल डिस्क्वालिफिकेशन क्वेश्चन टुडे। इससे आने से कबल दो चार अहम न्यूज़ वो कहता है जी, जो मेन इसकी न्यूज़ है, ओवर 3200 कैंडिडेट्स फेल टू मेक द कट। सर ये ज़रा गौर से देखिए कि बहुत ज़्यादा एक बल्क तादाद है कि जो डिस्क्वालीफाई हुए कैंडिडेट्स इलेक्शन के लिए। आगे वो लफ्ज़ यूज़ करता है जो मैं यहाँ एम्फासाइज करूँगा, फेल टू मेक द कट। मेक द कट ईडीएम होता है और मेक द कट बेसिकली किसी बंदे को रेस में कंटिन्यू रखना, शामिल करना कि वो रेस के साथ किसी गेम में, किसी रेस में, किसी इलेक्शन में वो कंटिन्यू रह सके, पार्टिसिपेट कर सके। अब मेक द कट ईडीएम टू बी अमंग द प्लेयर्स टू अलाउ कंटिन्यू प्लेइंग, ये ईडीएम है जिसका मतलब है जी मेक द कट। आगे चल के अखबार लिखता है, PM काकड़ लूज हिज स्कूल, आवर बलोच प्रोटेस्ट्स इन कैपिटल। तो बलोचिस्तान में जो इशू चल रहे हैं उसके बारे में प्रोटेस्ट चल रहा है और प्रोटेस्ट पे प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब जो कहते हैं कि ये वही लोग हैं कि जो मिलिटेंट के साथ मिले हुए हैं, ये उनके रिलेटिव हैं और यहाँ ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अखबार लिखता है आगे जी, चैलेंज दोस चैंपियनिंग राइट्स ऑफ बलोच टू गो एंड ज्वाइन द मिलिटेंट अगेन। सर टू गो एंड ज्वाइन द मिलिटेंट, ये देखिएगा सिंगल कोटेशन मार्क में वो लिख रहा है। काकड़ साहब कह रहे हैं कि जाएं जी, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मिलिटेंट को ज्वाइन करें। क्लेम दोज प्रोटेस्टिंग आर रिलेटिव्स ऑफ पीपल्स फाइटिंग अगेंस्ट द स्टेट। और जो स्टेट के खिलाफ लोग लड़ाई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, ये उनके रिलेटिव हैं इस वक्त जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आते हैं अपनी न्यूज की तरफ। इसमें हमने देखना है जी दो चार क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो ये आएगा कि कुछ जो सिविल लॉ है इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है कि नहीं होता, और जो क्रिमिनल लॉ है इसका रेट्रोस्पेक्टिव होता है कि नहीं होता। अब जो सिविल लॉ है इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है लेकिन क्रिमिनल का नहीं होता। जैसे कि मिलिट्री एक्ट में अमेंडमेंट आई तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, क्रिमिनल में नहीं होता। यहां हम देखेंगे कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। एक तो ये प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव के हवाले से हम देखेंगे। दूसरी बात ये देखेंगे कि एक सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जज जिनमें उस वक्त के चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने एक जजमेंट्स दी और उन्होंने कहा कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो कितनी है, लाइफ है। ठीक, अब इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है वो 7 मेंबर पर मुश्तमिल बेंच है, और अगर ये अनडू करता है तो इट्स मीन कि वो जो पहले वाले 3 जजेस का फैसला है वो भी हम देखेंगे कि उस पे इसके रिपरकशन क्या होंगे। और इससे अगली बात ये कि ये उनमें ओपिनियन में या उनके डिसीजन में फर्क आ सकता है और आता रहता भी है। और इससे आगे कि जो मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस का फैसला होगा वो प्रिवेल करेगा। आल्दो के पहले एक फैसला आया जिसे हम अभी सब्सिक्वेंटली डिस्कस भी करेंगे। अब चलते हैं जी इस न्यूज की तरफ।
SC to settle disqualifications question today. Seventh judge bench will decide whether durations of ineligibility is 5 year or life. अब ये कह रहे हैं कि जी ये 7 जजेस साहबान जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो ये डिसाइड करेंगे कि अगर कोई मेंबर डिसक्वालीफाई हो जाता है तो उसका जो स्पैन है, उसका पीरियड है, ये पूरी जिंदगी के लिए होता है या कि वो 5 ईयर के लिए है। तो इसमें एक जजमेंट का रेफर किया गया है और उसके हवाले से भी देखते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि ये परपेचुअल डिस्क्वालिफिकेशन है। आगे खबर की तरफ आते हैं। वो कहता है इस्लामाबाद कॉलन इस 7 जज, अगेन सर हाइफानेशन के साथ, 7 जज Supreme Court is set to determine once and for all whether electoral disqualification for life under Article 62(1)(f) of the Constitution as commanded by the courts earlier will prevail over the Election Act 2017. The latter reduced the ineligibility to 5 years. अब वो कहता है जी कौन सा प्रिवेल करेगा, आर्टिकल 62(1)(f) प्रिवेल करेगा या कि इलेक्शन एक्ट, चूंकि इलेक्शन एक्ट में आगे चल के ही बताता है कि तरमीम हुई है। अब वो जो हेडेड बाय द चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा और जजेस के नाम है जी, आगे चलते हैं। अर्लियर ऑन December 11th, the court had referred an electoral disqualification disputes to the 3-judge committee formed under the Supreme Court's practice and procedure. अब अगेन सर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर क्या उसने दिया, राउंड ब्रैकेट में दिया, ठीक है जी, जैसे हमने काफी दफा डिस्कस किया। एक्ट 2023 टू कॉन्स्टिट्यूट ए लार्ज बेंच for deciding the matter for all time to come. The matter was referred for final adjudication in view of the legal dilemma that may arise in view of the SC April 13, 2018 judgments in the Samula Baloch case. तो वो ये कहते हैं कि ये क्यों हुआ, ये कंफ्यूजन, ये डायलेमा, इसलिए लीगल डायलेमा हुआ कि ये एक ऑलरेडी इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो सेट कर दी गई कि ये डिसक्वालिफिकेशन जो है परपेचुअल है। आगे कहते हैं जी, बट ऑन June 26, 2023 एन अमेंडमेंट्स वाज इंसर्टेड इन द इलेक्शन एक्ट 2017 थ्रू सेक्शन 232 सब क्लास 2 specifying that the period of the electoral disqualification will be for the 5 years and not for life. अब ये अमेंडमेंट आई, सवाल ये है कि आगे अखबार भी ये लिख रहा है कि इस अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं किया गया। क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करेगी? क्या ये जो अमेंडमेंट आई है ये कब आई है? 2023 में। और जो डिसक्वालिफिकेशन परमानेंट परपेचुअल डिक्लेयर हुई है थ्रू जजमेंट 3 जज ने की है, वो है 2018 की। अब ये इसमें देखा जाए तो ये लॉ बाद में बना, तो क्या वो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है कि नहीं? तो सिविल में हो सकता है अगर वो मेंशन है, अगर नहीं मेंशन तो प्रोस्पेक्टिव ही होगा। Since in the amendments to the Election Act has not been challenged, अगेन किसको चैलेंज नहीं किया गया, किसी फोरम पे भी जो अमेंडमेंट आई है, लिहाजा ये जो अमेंडमेंट है ये एक परमानेंट नेचर की हो चुकी है। This matters may create confusion in the upcoming elections whether to rely on the SC judgments or the Election Act. Again कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे रिलायंस किया जाए या रिलायंस किया जाए जो कि इलेक्शन एक्ट है जिसकी हमने बात की अभी। Such a situation is not conducive for democracy. Conducive सर जो बेहतरीन हो, साजगार हो, और वो कहता है जी डेमोक्रेसी के लिए ये साजगार माहौल नहीं है, ये ऐसी कंफ्यूजन जो है वो ठीक नहीं है। The CJP
had observed that during the hearing the controversy surfaced when a 3-judge bench, अगेन सर क्या है, कौन सा, क्या, किस पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल कर रहा है, एम डैश का, कंप्राइजिंग द चीफ जस्टिस जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अतर मनीला was hearing an election disputes instituted by so and so, ये केस की बात कर रहे हैं, अभी हमने रेफर करेंगे. The appeal pertained to the disqualification of the candidates who wanted to contest election. तो अब मेन इस पे जो खबर है हम देखते हैं कि इसका इस जजमेंट के हवाले से इलेक्शन एक्ट का क्या असर है, और जो 62(1)(f है वो क्या कहता है. इसको चूंकि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा कि इसमें जो क्वालिफिकेशन के लिए जो बंदा क्वालिफाई कर रहा है उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया. तो वो कहता है जी 62(1)(f, ही इज सगेशियस, ठीक है सर, सगेशियस, इनसाइटफुल, वाइज, अक्लमंद, एप्ट, ये सारे इसके मीनिंग्स आएंगे. नॉन प्रोफिलिगेट, honest, अमीन, there being no declaration to the contrary by a court of law, और इन सारी चीजों में उसे कहीं कोर्ट ऑफ लॉ ने ये डिक्लेयर ना किया गया हो. तो इस हवाले से जो इस वक्त जजमेंट को रेफर किया जा रहा है, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है, इसको कोड भी किया जा सकता है और इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है. वो है जी PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 405, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 405, ये याद रखिएगा जी. मियां साकब निसार, अजमत सईद, उमरता बंदयाल, इजाजुल हसन, सज्जाद अली शाह. और ये जजमेंट जो है ये कह रही हैं कि आर्टिकल 62(1)(f एंड 63(1)(h क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट, ये दोनों हाउसेस की बात करते हैं पार्लियामेंट. ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन टू कंटेस्ट एंड इलेक्शन टू अ सीट in a parliament imposed under article 62(1)(f and 63(1)(h of the constitution. Plea that durations of the disqualification for moral turpitude under article 63(1)(h of the constitution was 5 years. अब वो यहाँ कह रहा है कि ये जो प्ली है उसके तहत क्या है कि 5 year है, and since the character flaws covered by article 62(1)(f of the constitution fall within the ambits of wrongs that involved moral turpitude under article 63(1)(h. Therefore, the duration of the disqualification under article 62(1)(f of the constitution should not be permanent but similar to article so and so. अब यहां तक बात करके आगे इसकी वैलिडिटी की बात करता है और फाइनली इसमें होल्ड ये करता है कि ये आगे चलते हुए कि election to the seat in the parliament's period of disqualification for failing to meet the qualification under article 62(1)(f of the constitution, permanent disqualification, incapacitation, lack of qualification in term of article 62(1)(f of the constitution was the effects of the declaration by a court of law to the contrary, which was the cause. As long as the case, that is the declaration of the court of law, held the field its effect, that is lack of qualification, shall also prevail. Lack of qualifications suffered under article 62(1)(f of the constitution was in perpetuity. ये बात करता है जी
Such an interpretation appeared to be the only possible interpretation of Article 62(1)(f of the Constitution. तो इस जजमेंट के तहत वो कहते हैं जी ये लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 5 ईयर की नहीं, और यही इसकी इंटरप्रिटेशन वो कह रहे हैं कि पॉसिबल है, डूएबल है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को इसी क्लास को इंटरप्रेट करते हुए अगेन मैं रिपीट करूंगा कि पीएलडी 2018 सुप्रीम कोर्ट 405 जो है ये कह रही है कि ये लाइफ की है, और जबकि आज की ये खबर और ये है कि जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है वो देखेगा कि ये 5 ईयर है या ये इलेक्शन एक्ट के तहत 5 ईयर होगी या लाइफ टाइम होगी। तो इसमें जो डिसीजन मुतवक्को है वो यही है, और जो इलेक्शन एक्ट के तहत और मजमूई तौर पर अगर लॉ को देखा जाए तो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो 5 ईयर ही बनती है इन बोथ वे। अगर उसकी इंटरप्रिटेशन भी देखी जाए कॉन्स्टिट्यूशन की तो फिर भी 5 ईयर है, और अगर इलेक्शन एक्ट को देखा जाए जो अमेंडमेंट आई है जिसमें अभी हमने बात की है, तो वो अमेंडमेंट की रूप से भी अगर इसे देखा जाए, चूंकि वो चैलेंज नहीं हुई और उसमें रेट्रोस्पेक्टिव फैक्ट लिखा है अगर, तो फिर उसकी डेफिनेट जो डिस्क्वालिफिकेशन एक मेंबर की है वो 5 ईयर है, इससे ज्यादा नहीं है। तो देखते हैं इसमें डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या आता है।